जब डेथ होती है तो कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो रही है, उस समय क्या कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने डेस्टिनेशन पे ना जाएं और वहीं बीच में अटक जाएं? जैसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ का भरमार है। अब आप फ्री हो, ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये पर कहना है कि आप फ्री हो और मैं यहाँ पर अपनी खुशी का ध्यान रखूँगा या रखूँगी, क्योंकि इसी से ही वो खुश होगा। अगर आप प्यार बांधना नहीं है, प्यार मुक्त करने का नाम है, तो अगर जब आप उनको फ्री करोगे, इसी में ही आपका प्रेम उनके प्रति झलकता है। पर ये प्रारब्ध आपको गिराने के लिए नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस थे, है ना, उनको थ्रोट कैंसर था, वो प्रारब्ध के रूप में उनके जीवन में आया, पर उस अवस्था को वो कैसे जिए, उससे उनका आगामी बनता है। आगामी यानी कि जो मैं एक्शंस अभी कर रहा हूँ उससे मेरा आगे का बनेगा, फ्यूचर का कर्म जो रीप होगा आगे जाके, वो है आने वाला। क्या आज के समय में भी ऐसी जीवात्माएं हैं धरा पर जो इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से बंधी नहीं है, लेकिन जानबूझ करके वो बार बार जन्म ले रही हैं एक बड़ा पर्पस फुलफिल करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हर युग में, हर समय में ऐसी सोल्स आती रहती हैं। अर्थ है, उसकी एक एनर्जी फील्ड बनी हुई है, उसको अपनी एनर्जी फील्ड से थोड़ा सा राइज होना, तो वो क्या करेगी, पुरानी एनर्जी फील्ड को झटकेगी। कैसे हम अपने स्टेट को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक इवॉल्व स्टेट पर लेके जा सकते हैं? क्या ऐसा कभी हुआ है आपके सामने कोई आ गया हो और आपको उससे बेहद आत्मीयता महसूस हो रही हो, वो रिश्ता इतना गहरा महसूस हुआ हो जिसे आप किसी से बता भी नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बल्कि आप उस इंसान से पहली बार मिले हों और आपको समझ नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है? क्या ये आपके पास्ट लाइफ की ही कोई स्मृति, कोई रिश्ता है जो आपकी आंखों के सामने आकर के आज खड़ा हो गया है? हाईली इवॉल्व सोल्स किस तरह से इस जगत में वर्क करती हैं? क्या उनकी पास्ट लाइफ मेमोरीज रहती हैं या फिर वो भी वैनिश हो जाती हैं? उनका इस यूनिवर्स से और कर्मों और डिज़ायर से किस तरह से एक कनेक्शन बैठता है? कैसे वो बैलेंस मेंटेन करते हैं? और क्या आप भी कहीं एक ऐसी सोल तो नहीं जिसका पर्पस बहुत बड़ा है, यानी कि जिसे आपने देखा है उससे भी बियॉन्ड आपका पर्पस है? आप कैसे पहचानेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए और इन्हीं आत्मा, डिज़ायर्स और कर्मों से जुड़े रहस्यों को खोलने के लिए, डिकोड करने के लिए आज हमने एक बेहद खास मेहमान को बुलाया है, जिनको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंतर्मन में जो प्रश्न चल रहा था, आपको उसी जिज्ञासा का, उसी प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। और इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप किसी से मिले हों और उससे मिलते ही आपको एक अजीब सा गहरापन, एक अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उससे पहली बार मिले हैं। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान, जो कि रिनाउंड बॉडी माइंड एनर्जी कनेक्शन कोच हैं और इसके साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी हितेश वशिष्ठ सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सर, मैंने ऐसा देखा है हमारे अंदर अक्सर क्यूरियोसिटी होती है पहली कि मैं कौन हूँ, मैं सोल हूँ या मैं बॉडी हूँ, और ये पूरा सिस्टम वर्क किस तरह से करता है? ऐसा क्यों होता है कि हमें अचानक से किसी को देख करके बहुत ज़्यादा लव या प्रेम वाली फीलिंग आती है, या किसी को देख करके एकदम से गुस्सा आ जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? आप वो हैं जो परमानेंट है ना, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ए को अगर ए कहना है तो ए को ए ही कहेंगे, वो परमानेंट रहेगा। वो आज कहो, कल कहो, परसों कहो, 20 साल के बाद कहो, उसका भाषा ए ही होगा। ठीक उसी प्रकार से आप क्या हो, आपके अंदर क्या है जो परमानेंट है, जो कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं समझूं कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ था वो अवस्था में तो आज मैं नहीं चल रहा हूँ, तो यानी कि मैं शरीर तो नहीं हूँ।
हालांकि हम अपना काम सारा बॉडी कॉन्शियस से करते हैं, हमें लगता है कि मेरे ऊपर ये कपड़े, मेरा ये खाना पीना, हम सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं। और अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ? शायद मैं मन हूँ। तो मन क्या है? मन के अंदर मेरे विचार आते हैं, जाते हैं, इमोशंस उठते हैं, बैठते हैं। तो अगर ये भी चीज़ें बदल रही हैं तो मैं ये भी नहीं हूँ। अगर मैं मन नहीं हूँ तो शायद मैं अपना इंटेलेक्ट हूँ, शायद मैं अपनी बुद्धि हूँ, है ना? क्योंकि बुद्धि से मेरे बहुत सारे इंसाइट्स आते हैं, मेरा क्रिएटिव क्वेश्चन वहाँ से नीचे की तरफ आता है। पर मेरे जो इंसाइट्स हैं वो भी बदलते रहते हैं, है ना? जो मेरे अंदर का जो एक क्रिएटिव क्वेश्चन है वो भी हर हर समय में बदलता रहता है। तो यानी कि मैं अपना इंटेलेक्ट भी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, है ना? तो अगर मुझे जानना है कि मैं क्या हूँ, तो मुझे यह जानना चाहिए कि मैं क्या नहीं हूँ। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे ना कि मैं ये हूँ, हम जैसे आजकल सब जानते हैं मैं आत्मा हूँ, पर अगर इसका वास्तविकता में अनुभव लेना चाहते हैं, हम वो काटें जो हम नहीं हैं। जैसे हमने बॉडी को काटा, फिर माइंड को काटा, अपने इंटेलेक्ट को काटा। जैसे जैसे आप हर चीज़ को काटते जाएंगे, अंत में जो भाग जो परमानेंट है, जो अनचेंजेबल है, जिस पर कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, जिस पर कोई पेन, कोई सफरिंग चढ़ ही नहीं सकती, वो आप हो। बहुत तो सुंदर। इसको हमें इंटरनलाइज करने के लिए ध्यान की अवस्था में उतरना होगा, क्योंकि ध्यान एक ऐसा पड़ाव है, एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें धीरे धीरे इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने का प्रयास करवाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में एक पेन जागेगी। थोड़े ही समय में जब आप उस पर ध्यान दोगे तो वो पेन डिसिपेट हो जाएगी, वो चली जाएगी। तो यानी कि अगर बॉडी की अवस्था बदल रही है तो मैं बॉडी नहीं हूँ। फिर क्या होगा? मेरा विचारों पे ध्यान जाएगा, विचार आएंगे जाएंगे, एक समय में विचार भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि मैं मन भी नहीं हूँ। तो धीरे धीरे जब आप ध्यान के माध्यम से इन चीज़ों को कटते जाओगे, आपके भीतर एक स्थिरता आपको अनुभव होगी। हालांकि उसको हम स्थिरता नहीं कह सकते क्योंकि उसकी कोई परिभाषा नहीं है। पर हाँ, अगर मुझे ग्रॉस लेवल पे मोटे मोटे तरीके पे बताना हो, एक कॉमन लैंग्वेज में बताना हो कि आपके अंदर एक शून्यता, स्थिरता का भाव जो आता है, जो जागरूकता का भाव आता है, वो आपको अपना वास्तविक दर्शन कराता है। सर ये कैसे पता चलता है कि जैसे अगर हम किसी से मिले, उससे मिल करके अचानक से हमारी आंखों में आंसू आ गए, बड़ी खुशी फील हो रही है, जबकि हमने उसको पहले नहीं देखा है जी और हमें एहसास हो रहा है कि हम उससे पहले मिल चुके हैं, जी पहले हम देख चुके हैं, जी। ये क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि ये लोग हमारे पिछले जन्मों से हमारे साथ आए, है ना? कभी कभी जैसे जब हम कोई अगर एक गुरु शिष्य का रिश्ता है किसी पास्ट लाइफ से, जब गुरु इस जन्म में अपने शिष्य को देखता है या शिष्य इस जन्म में अपने गुरु को देखता है, तो वो भाव अंदर से जाग जाता है। उसका रीजनिंग चाहे उनको पता ना चले, पर वो जो एक एहसास होता है, एक फीलिंग होता है, एक 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 दूसरे को शाश्वत रूप से जानने का जो एक भाव होता है, जिसे हम इटर्नली जानते हैं एक दूसरे को, वो जब अंदर जाग जाता है तो हमें ऐसा फीलिंग होता है। इसके विपरीत दूसरे लोगों के प्रति भी होता है, अच्छा। जिनको मिलकर हमें अच्छा नहीं लगता, हम उनको जानते नहीं हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें वो भाव आता है, इंटेंसिटी आती है, इंटेंस रेज या इमोशनल ट्रिगर्स आते हैं। तो हो सकता है कि वो भी हमारे पास लाइफ से जो अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं, वो लोग यहाँ उसको लेकर आए हैं। सर डेजा वू एक टर्म है, ये क्या सच में होता है? जी मैंने देखा है कि जैसे ड्रीम्स आते हैं या इंसान को ल्यूसिड ड्रीम्स हो रहे हैं, उसमें कोई जगह दिख रही है, कोई मंदिर दिख रहा है या हिमालय की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है? जी। देखिए, डेजा वू भी एक प्रॉपर वैलिडेटेड एक एक्सपेरिमेंटेड एक्सपीरियंसेस के आधारित है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप किसी जगह पर जाते हो, उस जगह पर जाकर आपको लगता है कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है ना? तो ये कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस आपके पास्ट लाइफ से हो सकता है कि आप वहाँ पर जा चुके हो, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, या इस व्यक्ति से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। तो ये डेजा वू हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है कि हम इसको कहीं ना कहीं पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इसको फिर से एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं। तो एक अंदर भाव जागता है कि हाँ, ये मैं पहले भी इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ। इसको हम डेजा वू ही कहते हैं। मैंने एक केस देखा था सर, उसमें जो अंकल थे उन्होंने कहा कि मुझे ड्रीम में ये जगह आती थी, कुछ गांव जैसा जी एरिया था
और जब वो वहाँ पर पहुँच गए, वैसी ही जगह पर वो पहुँच गए, वो ड्रीम बार-बार अकर करता था, जब पहुँच गए उसके बाद में वो ड्रीम आना बंद हो गया। जी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कभी-कभी हमारे अनफिनिश्ड लूप्स होते हैं। अच्छा। जब वो फिनिश हो जाता है तो वो चीज़ डिसिपेट हो जाती है। ड्रीम्स इसी चीज़ की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कईयों को एक कॉमन ड्रीम जैसे हम करते आता है कि कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मेरे को चेज़ कर रहा है, या मैं कोई गाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ और गाड़ी निकल गई, या मैं अनप्रिपेयर्ड एग्ज़ाम में चला गया, है ना? इन ड्रीम्स ये रिपीट करते रहते हैं और ये रिपीटिशन का कुछ मतलब है इनका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नॉर्मल ड्रीम की बात करूँ कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, आप भाग रहे हो ड्रीम में, तो इसका मतलब क्या है? ये ड्रीम रिप्रेजेंट करता आपके डर को। अच्छा। आपके डर को रिप्रेजेंट करता। और वहीं अगर आप इस डर पे आप उस चीज़ का सामना कर लेते हो जिस चीज़ का आप सामना नहीं कर रहे थे, तो ये ड्रीम बंद हो जाएगा। तो ये जो अनफिनिश्ड लूप्स होते हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं ड्रीम्स देता है ताकि हम उसे प्रोसेस कर पाएँ और वो चीज़ बंद हो जाए। तो सर ये जो अनफिनिश्ड लूप्स होते हैं, ये कर्मास की वजह से होते हैं हमारे पास्ट लाइफ के, या डिजायर्स की वजह से होते हैं? ये हमें लर्निंग की वजह से होते हैं, हमें कुछ सीखना है। वो डिज़ायर से भी हो सकता है, वो हमारे कर्म से भी हो सकता है। ये लर्निंग है कि हमें कुछ सीखना है। जैसे मैंने बताया, जब आप अपने फियर को फेस कर लेंगे, ये चीज़ बंद हो जाएगी। हम्म। तो जब आप उस लेसन को इंटरनलाइज कर लेंगे, ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। मैंने ऐसा देखा है सर, जब डेथ होती है तो कहा जाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो रही है, उस समय क्या कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने डेस्टिनेशन पे ना जाएं और वहीं बीच में अटक जाएं? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ का भरमार है ना? जहाँ पे कई जीवात्माएं चूज़ करती हैं कि जी हाँ जी, मुझे अपने वास्तविक स्थान की तरफ जाना, और कैसे जाना है जब उनको समझ आ जाता है मेरे पास अब स्थूल शरीर नहीं है, मैं एक सूक्ष्म अवस्था में हूँ, तो मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया और मुझे आगे जाना है। और ये अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब आपने जीवन में रहते हुए इस चीज़ को समझा है। अगर नहीं समझा तो इस चीज़ से डिटैच होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही कई आत्माएं फिर अपने लिए चूज़ करती हैं। उनको लगता है कि ये मेरा पैसा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। जब आप उन डिज़ायर्स में घूमते रहते हो, तो फिर आप वहीं पे ही रहने का अपने लिए एक माध्यम क्रिएट कर लेते हो कि नहीं, मुझे इन चीज़ों के साथ रहना है। डिवाइन फील्ड में क्या है? हर चीज़ का अलाउंस है। आपको कहीं पे भी पुश नहीं किया जाता। आप ये भी चूज़ करते हो तब भी ठीक, आप नहीं भी चूज़ करते तब भी ठीक। आप ये चूज़ करने के बाद कुछ समय के बाद उस दूसरी ऑप्शन के लिए जागना चाहते हो, वो भी ठीक। तो अलाउंस हर जगह पे रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने जीवन को किस अवेयरनेस से जिए हो। अगर आप जीवन में अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किए हो, तो क्या होगा? जीवन के बाद फिर वैसी ही अवेयरनेस रहेगी। अगर मैं हैवीनेस से जिया हूँ, मैं कंप्लेंट करता हूँ, मैं ब्लेम किया हूँ, मैं बड़ा ही इमोशनली लोगों को परेशान करता हूँ, अपने इमोशंस दूसरों पे डंप करता हूँ, तो क्या होगा? हैवी बॉडी है मेरी एनर्जी बॉडी हैवी है। जब आप शरीर छोड़ोगे तो यही एनर्जी बॉडी हैवीनेस के साथ आप वहीं रहोगे। अच्छा। तो अब आपको जाने में, आगे जाने में दिक्कत होएगी, है ना? तो लाइट, जितना लाइट जियोगे उतना लाइट आगे जाने में आसान होगा, है ना? कंसिडर कि एक बलून है, एक बलून फ्री फ्लोइंग है, जब थ्रेड से भरा हुआ है तो वो लाइट होने से बड़ा आसमान में ऊपर चले जाएगा। और वहीं उसके नीचे अगर एक पत्थर बांध दो तो वो हिल ही नहीं सकता अपनी जगह से। वो पत्थर आपका इमोशनल हैवीनेस है, वो पत्थर आपके विकार हैं, वो पत्थर आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो पत्थर आपके वूंड्स हैं, जो घाव हैं जो आपने भरे नहीं, वो आपको यहीं पे रोक लेते हैं और फिर हमें आगे जाने में वो दिक्कत करते हैं। सर आत्माएं क्या इस वजह से भी अटकती हैं बीच में कि जो उनके लव्ड वंस हैं वो नहीं चाह रहे हैं, वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इस वजह से भी आत्माएं बीच में अटक सकती हैं? हाँ, ये एक एस्पेक्ट हो सकता है कि जीवात्माएं जब अपने उस प्रपंच को वो इतना ज़्यादा रियल समझ लेते हैं, क्योंकि हमें जीवन में रहते हुए इसको जानना है कि ये एक नाटक है। जब हम नहीं समझ पाते तो क्या होता है? दूसरों से डिटैच करना हमें मुश्किल होता है, और फिर ये दूसरी तरफ भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जो जी रहा है, जो हमारे बिना है, उसको भी प्रॉब्लम होती है और वो कहता है कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, आप मुझे पेन में छोड़ गए, और गुस्सा आता है उस व्यक्ति पे।
फिर जो आत्मा ने शरीर, जो जीवात्मा ने शरीर छोड़ा है, उसको लगता है कि मैंने गलत कर दिया, क्योंकि वो अपने ही गिल्टी लूप में अटक अच्छा, वो जाते हैं। फ़ील कर सकती है फील उस समय? करते हैं, उनको फील होता है कि जी हाँ जी, मैंने गलत किया, सही किया। तो उनको भी आगे जाने में कहीं ना कहीं फिर दिक्कत फील होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में रहते हुए ज्ञान अर्जित करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। इसी से ही हम अपने जीवन को, अपने उद्देश्य को जान पाते हैं। नहीं तो फिर हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। सर, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा लव्ड वन चला गया और हम बहुत दुखी हैं उसके जाने की वजह से। इतना ज़्यादा दुखी हैं कि कहा जाता है कि आत्मा को भी परेशानी फ़ील हो रही है। आप दुखी हो रहे हो इसलिए वो भी दुखी हो रही है। तो क्या उस केस में भी जब आत्मा अगर नेक्स्ट बॉडी ले भी लेगी तब भी उसको प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से तो कनेक्शन क्लियर हुआ ही नहीं? देखिए, हमें दूसरों के जाने का दुख कम होता है, हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है कि हम अकेले रह गए। अच्छा। हम दूसरे को मिस क्यों करते हैं, हाय मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने देखा होगा ना, लोग जब किसी को ग्रीफ में याद करते हैं तो उनका वास्तविकता में यही होता है कि मैं अकेला रह गया, मुझे भी साथ में ले जाते, मुझे क्यों यहाँ पे छोड़ दिया। तो देखिए किस स्तर का हम, जैसे सेल्फिशनेस, हम मतलब लेकर अपना चलते हैं, है ना। इसी मतलब से ऊपर अगर हम उठना चाहते हैं तो हमें अपने आप को जीवन में रहते हुए जानना होगा। डेथ का मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली आप किसी से बिछड़ गए हैं। डेथ का मतलब सिर्फ ये है कि उस व्यक्ति ने जिस शरीर को अपनाया था, जो कपड़े पहने थे वो कपड़े उतार दिए, अब कुछ और कपड़े पहने हैं। सिर्फ इतना ही मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है, वो एनर्जेटिक रूप में होगा, सूक्ष्म अवस्था में होगा, पर वो वही है। जैसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रेवल्स एवरीवेयर। मैं आज यहाँ बैठ के अगर अपनी माँ को याद करता हूँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, तो मेरी ऊर्जा उन तक पहुँच सकती है। हम कहते हैं ना, जब हम किसी को याद करते हैं तो उनका फ़ोन आ जाता है। तो क्या है, एनर्जीज ट्रैवल करती हैं, टेलीपैथी ट्रैवल करती है। तो व्यक्ति कहीं भी हो, वो एनर्जीज हम प्यार से अगर किसी को याद करते हैं तो वो ट्रैवल करती हैं। और वहीं अगर हम दुख से भी याद करते हैं, वो दुख व्यक्ति तक कैसे पहुंचता, वो उसका एवोल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इवॉल्व है तो वो दुख उसे छुएगा नहीं, पर क्योंकि मैं भेज रहा हूं तो पेन तो मुझे हो रही है, और उसकी जिम्मेदारी किसके लेनी होगी, मुझे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमारा कोई लव्ड वन जाता है, हमें अपने ग्रीफ को अच्छे से प्रोसेस करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो इसी इसी पेन को लेके आप अपने जीवन में उतर जाएंगे। फिर आप किसी से प्रेम करने में डरेंगे, क्योंकि उस आपको लगेगा कि ये भी मुझे छोड़ के चला गया, तो इसने भी मुझे अबैंडन कर दिया, तो इससे अच्छा मैं किसी से प्यार ना करूं, है ना। तो अगर आप अपने लव्ड वन की सहायता करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करें। उनको कहें, आंखें बंद करके उनको कहें कि आपके साथ जितना भी समय मैंने व्यतीत किया वो बहुत सुंदर था। थैंक यू, आपने इतना समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप फ्री हो। ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये पर हुँ। कहना है कि आप फ्री हो, और मैं यहाँ पर अपनी खुशी का ध्यान रखूंगा या रखूंगी, क्योंकि इसी से ही वो खुश होगा। अगर आप, प्यार बांधना नहीं है, प्यार मुक्त करने का नाम है। तो अगर जब आप उनको फ्री करोगे, इसी में ही आपका प्रेम उनके प्रति झलकता है। और अपने प्रति क्या प्रेम है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा, ये जो जीवन मुझे मिला है मैं इसको उत्कर्ष भाव से जीऊंगा, अच्छे तरीके से उत्साहित होकर जीऊंगा। तभी हम उससे पूरा न्याय कर पाएंगे। और फिर ग्रैटिट्यूड रखना कि जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करना। क्योंकि हम दूसरे के व्यक्ति, जब कोई लव्ड वन जाता है, उसकी डेथ को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है इतनी जल्दी चला गया, इतना अभी हो गया, ये हो गया। सब काल अकाल मृत्यु निर्धारित था। अच्छा, पहले से। इसीलिए सिवाय अपने आप को छोड़ देना, जैसे हम कहते हैं कि इंटेंशनली अपने आप को ख़त्म करना, वो अलाउड नहीं है। बाकी हर तरह का काल अकाल वो निर्धारित था, हमने डिसाइड किया था कि हम इस तरह से जाएंगे। तो जब जिसने जो डेथ चुना है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना, उसकी डेथ को, उसकी किस्मत को स्वीकार करना। नहीं स्वीकार करोगे तो इसी कंप्लेंट से आप अपने जीवन में जाओगे, और इसी कंप्लेंट के चलते हुए, हाय मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, काश तुम यहाँ होते तो ये नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी। और जब आपका फोकस ही पेन पे रहेगा, कंप्लेंट पे रहेगा, तो आपके जीवन में एक्सपैंड क्या करेगा, कंप्लेंट। जी। यही चीज़ें एक्सपैंड करेंगी।
तो इसीलिए देखिए हमारे इंडियन सिस्टम में भी 13 डेज लिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि हम अपने पेन को प्रोसेस कर पाएँ। हालाँकि अलग अलग सिस्टम में अलग अलग डेज हैं, पर सबका अपना अपना तरीका है। और ये यहाँ इस चीज़ से हम छूट नहीं सकते कि हमें अपना पेन, ग्रीफ को प्रोसेस नहीं करना, अपना समय लेना है, पर हमें ग्रीफ को प्रोसेस ज़रूर करना है। अगर सर हम अच्छी बात सोच रहे हैं और खुश हो रहे हैं, अच्छी मेमोरीज याद कर रहे हैं, तो क्या ये वाली जो पॉजिटिव वाइब है ये भी उस सोल तक बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। जब हम किसी को एनर्जी ट्रैवल्स, आप किसी को क्रूरता से, कटुता से याद करो या एक प्रेम भाव से याद करो, वो सब ट्रैवल करता है। वो रिसीविंग उस पे मैटर करता है ना। मैंने आज किसी को फ़ोन किया, वो फ़ोन उठाए ना उठाए उस पे मैटर करता है, पर मैं किस भाव से कर रहा हूँ वो तो मेरे पास ही है ना। तो वो कहाँ तक उस पर पहुँच रहा है। अगर वो इवॉल्व है तो वो सिर्फ प्रेम को ही लेगा। अगर वो जीवन को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना सीख गया है, अपनी अपनी यात्रा को, आत्मा की यात्रा को एक बड़े दृष्टिकोण से देखना सीख गया, तो वो शायद वो छोटी छोटी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पर प्रेम होगा उसको लेगा। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। सर, सोल फ्री कब होती है? जैसे यहाँ पे हम कहा जाता है कि कर्मों में, डिजायर में फंसे हुए, इसलिए हम बार बार पैदा हो रहे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जी ये हो रहा है। जी। तो फ्री कब होती है सोल की? अब ना कर्म रह गए, ना डिजायर रह गए, और फाइनली आप बार बार पैदा नहीं होंगे, बार बार नहीं मरेंगे। जी देखिए, हम फ्री तब होते हैं जब हम फ्री होने की इच्छा को छोड़ देते हैं, अच्छा। क्योंकि फ्री होना भी इच्छा है ना। हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे बस अगला जन्म नहीं चाहिए, है ना, मुक्ति चाहिए। जी। ये इच्छा ही आपको जन्म दिलाएगी, अच्छा। क्योंकि अगर हमें मुक्त होना है तो हर चीज़ के प्रति संभाव होना होगा। इसको जैसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी कि प्रज्ञ यानी कि विजडम, स्थित यानी कि स्टैटिक। जब हम हर भाव में स्टैटिक रहें, स्थित रहें, इधर उधर नहीं जाए, वही हमारी एनलाइटनमेंट और वही हमारी मुक्ति का कारण है। तो पाने की बजाय अगर आप सोचें आप वो हैं, तभी आप उस चीज़ को पाएंगे। अगर मैं मुक्त होने की इच्छा ना रखकर ऐसे जीऊं कि मैं मुक्त हूं, तभी मुक्ति का द्वार मेरे लिए खुलेगा। नहीं तो इच्छाएं के बाद इच्छाएं फिर नए जीवन को देंगी, नए शरीर लाएंगी, फिर अनफिनिश्ड बिजनेस है, फिर उसको हम लेकर चलते रहेंगे। इसीलिए जो हमारे अंत के विचार होते हैं हमारे ऊपर ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं हमारे नेक्स्ट जीवन पर। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी जो अनफिनिश्ड इच्छाएं होती हैं, किस अवेयरनेस से हम अपने जीवन को जिए, वो सब उस समय इकट्ठा हो जाता है, पाइल अप होके हमारे सामने आता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक जीवन का दृष्टांत, एक रिव्यू चलता है, तो वो यही है। पर अगर हम इच्छा को ढूंढने की बजाय कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए, मैं उस तरह से जीऊँ, तो मैं कर्म के अधीन हूँ ही नहीं, फिर मेरा कर्म नो कर्म बन जाएगा। तो मेंटली हमें फ्री होना पड़ेगा। मेंटली इसी जो मुझे चाहिए उसी अवस्था से मुझे जीना है। कहते हैं ना, जैसे मैनिफेस्टेशन में एक लॉ बोलते हैं, उसको कहते हैं लिव फ्रॉम द एंड। कि जिस तरह का एंड आप चाहते हो कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, तो आप ऐसी अवस्था से जियो कि मेरे पास है। अच्छा। तभी आप उस एनर्जी को अपनी तरफ क्रिएट करते हो। लाओ त्सु एक बड़े अच्छे चाइनीज मास्टर है, उन्होंने कहा है व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, है ना। तो जो आप पाना चाहते हो वो आप ऑलरेडी आपके अंदर ही है, आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। सर, ये मैंने देखा है कि जैसे लोग परेशान हो जाते हैं कि किसी की लाइफ में सफरिंग आ रही है, वो सोचता है मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, मेरी लाइफ में सफरिंग क्यों आ रही है। फिर बताया जाता है कि ये तो प्रारब्ध से रिलेटेड है। फिर जो प्रारब्ध होता है, ये प्रारब्ध हमारी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ पे क्या असर डालता है, कैसे कनेक्टेड है ये इनसे? जी, तो देखिए प्रारब्ध बेसिकली क्या होता है कि हमने पास्ट में कुछ किया, कुछ एक्शंस किए जिसका रिजल्ट हमें अभी दिख रहा है। वो हो सकता है पास्ट आपका इस लाइफ टाइम से भी हो या किसी और लाइफ टाइम से, क्योंकि कई लोग अगर रीइंकार्नेशन पे बिलीव नहीं करते, पर एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस पे तो हम बिलीव करते हैं। तो इस लाइफ टाइम से भी हो सकता है, किसी और लाइफ टाइम से भी हो सकता है। पर ये प्रारब्ध आपको गिराने के लिए नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस थे, है ना, उनको थ्रोट कैंसर था, वो प्रारब्ध के रूप में उनके जीवन में आया, पर उस अवस्था को वो कैसे जिए, उससे उनका आगामी बनता है। आगामी यानी कि
जो मैं एक्शंस अभी कर रहा हूँ उससे मेरा आगे का बनेगा, फ्यूचर का कर्म जो रीप होगा आगे जाके वो है आने वाला। तो आप उस प्रारब्ध को भी कैसे जीते हो, किस किस भाव से जीते हो, वो आपका डिफाइन करेगा आगे का कर्म। तो अगर आपके पास से कुछ आया भी है, अगर हमें हैवी लग रहा है, पहले तो हमें ये जाना है कि ये सब मेरा किया धरा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि जैसे कोई बीज अगर आम का लगा है तो उससे आम का पेड़ पैदा होता है, बिना बीज के फल नहीं। ठीक उसी प्रकार से बिना कॉज के अफेक्ट नहीं मेरे जीवन में। अगर मेरे जीवन में कुछ दिख रहा है, भले मुझे नहीं पता उसका रीज़न कि वो कहाँ से आया है, क्या उसका कारण है, पर अगर वो आया है यानी कि वो मैंने कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। अब अगर वो मेरे जीवन में अभी आया है तो ये मुझे कुछ सिखाना चाहता है, इसीलिए मैं इससे जूझ रहा हूँ, इससे जा रहा हूँ, तभी मैं इससे ऊपर उठूँगा, नहीं तो फिर ऊपर नहीं उठूँगा। तो कर्म को डिसॉल्व करने के लिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कोई इलनेस आ गई, उस इलनेस ने कुछ सिखाना है, वो सीख लिया तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो इलनेस ऐसी है जो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पैर कट गया, अब पैर तो ग्रो नहीं हो सकता, पर उसके साथ जीना आ जाना भी, वो भी एक हीलिंग है। अच्छा। उसको एक पर्सपेक्टिव से ले लेना, उसको भी प्रेम भाव से स्वीकार कर लेना, ये भी एक हीलिंग है। एक हीलिंग तो बॉडी स्तर पे हुई, पर इस हीलिंग को भी करने के लिए मानसिक और इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अपनी आत्मा के साथ अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। और इसी को भी हम, क्योंकि कर्म क्या है, हमें गिराने के लिए नहीं, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। सर, ये जो एनलाइटेंड सोल्स होती हैं, ये पेन और सफरिंग जैसे हमारी लाइफ में आता है, क्या ये भी एक्सपीरियंस करती हैं? देखिए, पेन तो इनएविटेबल है। पेन तो, अगर आप आज मुझे चूटी काटेंगे, मेरे को कोई धक्का मारेगा, मुझे दर्द होगा, मैं गिरूंगा, मुझे दर्द होगा। मेरे जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि मेरे लव्ड वन को कुछ हो तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि हम, पेन इज़ इनएविटेबल, हमारे जीवन में पेन आता है। पर उसको सफरिंग बनाना वो हमारा खुद का चॉइस है। अच्छा। सफरिंग क्या है? जब आप उसको लेके चलते जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने धोखा दे दिया, चलो ठीक है, ये पेन हुआ आपको, ठीक है, आपको दर्द हुआ। अब आप उस पेन को लेके अपने अंदर एक विचारधारा बना लें कि इसने मुझे धोखा दिया, अब मैं ज़िंदगी में कभी किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। तो वो क्या है? पेन को आपने 10x कर दिया, अब वो सफरिंग बन गया। इट्स इक्वेलेंट टू कि आपको चोट लगी और आप उसे कुरेदते जाओ और बार बार उसको कुरेद के उसको हील ना होने दो। सो सफरिंग क्या है? एक मानसिक स्तर पर हम क्रिएट करते हैं। जब हम उस पेन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी को जोड़ लेते हैं, अपनी ईगो को वहाँ पे ही आश्रित कर लेते हैं, तो वो सफरिंग का रूप ले लेती है। फिर वो हमारे जीवन के प्रवाह को भी रोकती है, हमें फ्लो को रोकती है, हम जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते, आगे चल नहीं पाते, क्योंकि ये पेन बार बार हमें, जो सफरिंग बन गया है, ये बार बार हमें पीछे खींचता रहेगा। ये हमारे रिश्तों में भी हो सकता है, ये हमारी पर्सनल सिचुएशंस में भी हो सकता है, हमारा एक खुद को देखने का नज़रिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पेन तो आता है, इवॉल्व सोल्स को भी पेन आया। भगवान कृष्ण को जन्म होते ही उसकी माँ से दूर जाना पड़ा जी। इससे बड़ा पेन क्या होगा कि किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर ले जाया जाए, है ना? उनको भी ये पेन आया, पर पेन के होते हुए भी क्या उन्होंने अपनी सफरिंग उसको बनाया? बार बार जाके सबको क्रिप किया कि अरे मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया नहीं। या मेरे साथ ये हुआ। तो सफरिंग आपका अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है, आपका पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि इवॉल्व सोल्स तो ज़्यादा पेन पिक करते हैं। अच्छा। क्योंकि आप ऐसा क्यों देखिए सर? राम जी का कितना बड़ा पेन रहा कि 14 ईयर्स उनकी वो सिचुएशन रही, पर वो उस चीज़ में, क्या वो अपने आप को वहाँ गिरा बैठे? क्या वो वहाँ से उठे नहीं? फिर अपनी बीवी को भी, माता सीता को भी छोड़ना पड़ा, है ना? जिस तरह से हमें देखते हैं हम, तो क्या है, इससे बड़ी पेन तो नहीं हो सकती। जी। वहीं हम भगवान कृष्ण की बात करें तो उनको राधा मैया से दूर जाना पड़ा। हम जीसस क्राइस्ट की बात करें, कितना कुछ हुआ उनके पास। आप अलग अलग सांप्रदायों में देखें, इवॉल्व्ड सोल को हमेशा पेन रहा है, इक्विवेलेंट टू और मोर देन द ह्यूमन बींग्स, है ना, जो हम नॉर्मल बात करें। पर ये पेन वो इसलिए नहीं लेते कि वो गिर जाए, वो पेन इसलिए लेते हैं ताकि नंबर 1 वो इससे ऊपर उठे एंड दे सेट एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। हमें आज हम, इंस्पायर करने हाँ, के लिए। आज हम राम जी की, कृष्ण जी की, जीसस क्राइस्ट की क्यों बात कर रहे हैं? वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। धर्म की बात अलग है, पर अगर हम उनको एक
एक इवॉल्व बीइंग की तरह देखें, उनसे कुछ सीखने के लिए लें। हालांकि हमें सब कुछ हर से कुछ ना कुछ सीखना है, पर इनका जीवन चरित्र क्योंकि हमारे लिए लिखा गया है, तो हम इनके जीवन से क्यों ना सीखें। जी, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब है सर कि हम मेंटली अगर पेन को बार बार रिकॉल कर रहे हैं, जी। इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं। यस, तो इवॉल्व सोल सफ़र नहीं करती है। नहीं, तो सफरिंग को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, सफरिंग को हील करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट जब आप वो हील कर लेते हो जो आपके अंदर अनहील्ड है, तो आप भी इवॉल्व हो जाते हो। सर कैसे हम अपने स्टेट को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक इवॉल्व स्टेट पर लेके जा सकते हैं? जी, तो सबसे पहले स्टॉप सर्चिंग, स्टॉप सर्चिंग टू इवॉल्व, लिव एज ह्यूमन। जब हम एक एक मनुष्य की तरह ही जीते हैं, और क्या है, हमें लगता है हमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, हमें ऑर्डिनरी रहना है। ऑर्डिनरी व्यक्ति के अंदर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जागता है ना। कुछ करना नहीं होता, पर जब आप अपने अंदर उतरते हो, आप अपने भीतर काम करते हो, आप अपने आप के आगे शीशा रखते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे कहाँ काम करना चाहिए अपने भीतर, मुझे क्या हील करने वाला अपने भीतर। जब आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली इवॉल्व होने लगते हो। यही सिंपल लिविंग है, सात्विक लिविंग यही है कि मैं क्या खा रहा हूँ, कैसा विचार अपने मन में डाल रहा हूँ, कैसे इमोशंस अपने शरीर के अंदर रखता हूँ, कितना अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ से जुड़ा हूँ। यही हमारे लिए सिंपल लिविंग होगा, तो हाई थिंकिंग तो अपने आप ही बन ही जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। सर मैंने ये देखा है कि जैसे हम सुनते आ रहे हैं कहानियाँ राम जी की, कृष्ण भगवान की, और भी बहुत सारे डिवाइन इनकारनेशन हैं, गुरु नानक देव जी। तो ये जो डिवाइन इनकारनेशंस होती हैं, ये किस तरह से यहाँ के सिस्टम से जुड़ती हैं? ये इनके ऊपर भी सेम लॉज लागू होते हैं जो ह्यूमंस पे होते हैं, या फिर इनके पास फ्रीडम ऑलरेडी होती है क्योंकि वो इवॉल्व स्टेट में है? जी, तो देखिए, बैट फील्ड तो सबके लिए सेम है। जो लॉ मेरे लिए अप्लाई होता है वो उनके लिए भी होगा। वो लॉ क्या कहता है कि हम शाश्वत हैं, उनके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अंतर क्या है कि मैं उस शाश्वत सत्य को भूल गया हूँ। अच्छा। इट्स फ्रॉम, पहले मैं शरीर से बाहर था, मुझे जगा हुआ था वो, जैसे ही शरीर लिया तो वो भूल गया। उनको शरीर के अंदर भी वो चीज़ याद है, और वो कह लीजिए कि शायद वो उसके साथ पैदा हुए, उस शाश्वत सत्य के साथ पैदा हुए, उस रियलाइजेशन के साथ वो एनलाइटनमेंट, बॉर्न एनलाइटन थे, या उन्होंने जीवन की प्रगति करते करते अपने पेन को जीते जीते अपने अंदर जगाया और समझा, है ना। तो रूल्स सबके लिए सेम रहते हैं, है ना। पर ये है कि जब आप अपने अंदर इवॉल्व कर जाते हो, एक सीमा तक इवॉल्व कर जाते हो, जब आप अपने परम सत्य से एकाएक हो जाते हो, आप ही परम सत्य बन जाते हो, यू बिकम द ट्रुथ। आप ही उस अक्षर तत्व को, अक्षर क्या है, क्षर यानी कि जो मर जाता है, अच्छा। अक्षर अक्षर यानी कि जो कभी भी मरता नहीं है। तो इस अक्षर तत्व को जब आप अपने अंदर जान लेते हो, तो फिर रिवर्स गियर लगने बंद हो जाते हैं। देयर आर नो रिवर्स गियर्स। फिर इस अवस्था में आप अपना शरीर भी कॉन्शियसली छोड़ सकते हो। जैसे हमने देखा, हालांकि एक परिस्थिति बनी, भगवान कृष्ण को मरने के लिए पाँव में तीर लगा, है ना। भगवान राम ने अपने आप को सरयू नदी में इमर्स किया। बुद्ध ने एक अवस्था में जाके लास्ट डिस्कोर्स करने के बाद लेटकर अपने शरीर को छोड़ा। एक अवस्था बन सकती है, एक परिस्थिति बन सकती है, पर चॉइस कॉन्शियसली लीव करने की हमेशा आप चूज कर सकते हो। तो इच्छा मृत्यु हम भी ले सकते हैं। वो हमारा पोटेंशियल है, हम बिल्कुल चूज कर सकते हैं। तो शेर का बच्चा शेर, तो उस परम तत्व का बच्चा भी परम तत्व ही है। उस अक्षर तत्व से हम पैदा हुए, तो हमारे भीतर भी वो अक्षर है। तो हम भी कॉन्शियसली हर चीज पिक कर सकते हैं, इवन डेथ भी हम कॉन्शियसली पिक कर सकते हैं। वाओ, इंट्रीगिंग, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। जी जी सर जो डिवाइन इनकारनेशंस होते हैं, क्या आज के समय में भी ऐसी जीवात्माएं हैं धरा पर जो इस जन्म और मृत्यु के साइकिल से बंधी नहीं है, लेकिन जानबूझ करके वो बार बार जन्म ले रही हैं एक बड़ा पर्पस फुलफिल करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हर युग में, हर समय में ऐसी सोल्स आती रहती हैं। अच्छा। हर समय में। और इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हम देख रहे हैं बहुत सारा चर्निंग चल रहा है ना। Yes. बहुत सारे लोग असेंशन की बात करते हैं। 2012 में न्यू अर्थ की बात हो रही थी,
बहुत सारी चीज़ों की हम बात कर रहे थे और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चर्निंग हो रही है हर चीज़ में। कभी किसी चीज़ के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई इंसिडेंट्स हो रही हैं, प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं। ये सारा चर्निंग का एक तरीका है। देखिए, जब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, उसकी एक एनर्जी फील्ड बनी हुई है, उसको अपनी एनर्जी फील्ड से थोड़ा सा राइज होना है, तो वो क्या करेगी, पुरानी एनर्जी फील्ड को झटकेगी। जी। तो ये चर्निंग झटकने का एक तरीका है। चर्निंग होगी तभी तो नया मक्खन निकलेगा ना दूध में से। तो सेम वे इस प्रोसेस को लीड करने के लिए, इस प्रोसेस को इफेक्टिवली एक जगह पर लेकर जाने के लिए बहुत सारे बीइंग्स आते हैं, इवोल्व्ड बीइंग्स आएंगे, इस समय में अपना योगदान देंगे ताकि हम सब इकट्ठे इस चीज़ से ट्रांजिशन कर पाएँ और मैक्सिमम बेनिफिट हो, मिनिमम लॉसेस हो। जो लोग रेडी नहीं हैं उनको रेडी किया जा सके। आप देखें, इस समय में ही हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस समय में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, है ना। इस समय में लोग बहुत सारा मेडिटेट कर रहे हैं, हर व्यक्ति मेडिटेशन की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये समय सबको दिया जा रहा है इवॉल्व करने का। अच्छा। तो ये असेंशन का एक समय है। असेंशन कहीं ये नहीं है कि हमें यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र हो जाना है, सेम जगह पर ही रह रहे हैं, पर हमारी एनर्जी बदल गई तो आसपास की एनर्जी अपने आप बदल जाएगी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हो रहा है यस, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़े, हम जो अपने अंदर बैगेज लेकर चल रहे हैं उसको ड्रॉप करें। और मेरा फ्रेंड भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं, तो वर्किंग आसान हो रहा है, प्लस चर्निंग भी हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग सफरिंग से जा रहे हैं, पेन से जा रहे हैं, पर पेन गिराने के लिए नहीं है। ये चर्निंग के बाद हमें, अगर हम अपने साथ अलाइंड रहते हैं, अपना इनर वर्क करते रहते हैं, अपने साथ सिंसियर और श्रद्धा भाव से जुड़े रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इस चीज़ से ट्रांजिशन कर जाएंगे। और यही इसका मकसद है ना। सर, आपने जैसे बोला था कि हम पास्ट लाइफ मेमोरीज भूल जाते हैं, तो क्या ये जो डिवाइन इनकारनेशंस होते हैं या हाईली इवॉल्व्ड सोल्स होते हैं, ये भी भूल जाते हैं या इन्हें याद रहता है? देखिए, याद भी रह सकता है, नहीं भी याद रख सकता, बेस्ड ऑन द नीड। अगर उनको लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत है अपनी प्रेजेंट लाइफ में जीने के लिए, तो वो उनको याद होगा। अगर उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो कबर्ड में कहीं ना कहीं पड़ी है, पर वो ज़रूरत नहीं है। जैसे आज मैं कहूँ कि जी हाँ जी, मैंने किसी शादी में ये कपड़े पहने थे, मुझे पता है वहाँ पड़े हैं, पर मैं उनको पहन रहा हूँ नहीं। तो सेम वे, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसको पिक करते हैं, बाकी वो चीज़ वहीं पे ही पड़ी रहती है। ये एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि एवोल्यूशन की एक जर्नी है। एवोल्यूशन, अगर आप इवॉल्व करेंगे तभी तो आप अपने लिए प्रॉपर डिसोसिएशन क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लाइफ टाइम में, अब मेरे को याद आ जाए 10 लाइफ टाइम, है ना, और मैंने अपने आप पे काम नहीं किया, मेरे को अपने 10 लाइफ टाइम याद है, तो मैं क्या अपने आप को आइडेंटिफाई कराऊंगा? मैं हितेश हूँ जो यहाँ पे बैठा है, या मैं एक कुम्हार हूँ, या मैं एक बस ड्राइवर हूँ, या मैं एक डांसर हूँ, या मैं एक वॉरियर हूँ? क्योंकि इतनी लाइफ टाइम्स याद रहेगी ना, तो डिसोशिएट करना बड़ा मुश्किल होगा। और वही फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अगर मैं किसी आइडेंटिटी से पिक नहीं हो रहा, तो मेरा यहाँ पे मेंटल इम्बैलेंस बैठेगा। तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए पहले हमें इवॉल्व होना होता है। फिर जो चीज़ खुलनी है वो अपने आप खुलनी है, जो हमारे हित के लिए बनी है वो अपने आप खुलेगी। जो हमारे हित में नहीं आ रही, हमारे रास्ते में प्रगति की जगह पे हमारा बाधा बनेगी, तो फिर वो वहीं वहीं रह जाती है। तो मतलब वो एक्सेस कर सकते हैं, अब ये उनकी चॉइस है कि वो यस, करना वो चाहते हैं। इतना एक्सेस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको पता है कि रियली हु एम आई। इस समय में भी, अगर मैं इस अवस्था में भी उस चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। उनको ये एवोल्यूशन में पता है, उनको ये पता है। जब ये उनको पता होगा तो वो किसी भी चीज़ से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो जैसे किरदार निभाए, मैं किरदार नहीं हूँ, मैंने निभाए हैं वो। तो दे ट्रीट वर्ल्ड एज अ स्टेज, यूनिवर्स को हम एक स्टेज की तरह लेते हैं, जहाँ पे हम अपना किरदार, एक पात्र निभाकर फिर हम उसे छोड़ देते हैं। सर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि कोई डिवाइन सोल एज अ नॉर्मल ह्यूमन रह रही हो और उसको पता भी ना हो कि वो डिवाइन सोल है? ऐसा हो सकता है? देखिए, हम सब ही एक, जो इनफैक्ट जो डिवाइन होगा ना, वो नॉर्मल ही रहेगा, जैसे मैंने कहा। पर हाँ, अपने अंदर उनको पता होगा, पर उस चीज़ का वो, जिसे कहते हैं ना कि शोकेस नहीं करेंगे। और शोकेस है चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम शोकेस करके
अगर कर रहे हैं तो यानी कि हम फिर वो नहीं है। अगर हम अपनी शक्तियों को बाहर दिखा रहे हैं तो फिर वो नहीं भी है। इसीलिए भगवान बुद्ध हमेशा अपने भिक्षुकों को कहते थे कि अपनी सिद्धियों को कभी भी व्यक्त नहीं करना। अच्छा। लेविटेशन को कभी व्यक्त नहीं करना। हमारे से बहुत सारे लोग होंगे जो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, बॉडी डबल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं अपने आप को, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इन चीज़ों को दिखाना है। तो ये आज के समय में भी होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें दिखाना है, क्योंकि इससे हमारी एवोल्यूशन पता नहीं चलता। किसी को जादू दिखा के, सिद्धि दिखा के हमारा एवोल्यूशन नहीं है। हाँ, हम उसको कैसे, क्योंकि ये भी ना एक ईगो का पड़ाव होता है। ये 99 पे हमें सांप मिलता है ना, ये वो वाला सांप होता है जो अच्छा। कट गया तो फिर हम 2 पे आएंगे। जी। ये हमें क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि मैं इस चीज़ से आइडेंटिफाई हो गया, अरे मेरे में इतनी सिद्धि है, मैं तो इतना इवॉल्व कर गया, और यही चीज़ आपको डस के फिर 2 पे ले आएगी। तो अल्टीमेटली हमें इसको भी छोड़ना है, क्योंकि अगर हम इससे अटैच हो गए तो हम अपने वास्तविक तत्व को नहीं जान सकते। हम इन सिद्धियों से भी ऊपर हैं, है ना। हम क्या हैं, वो निराकार हैं। सर, मेडिटेशन से पॉसिबल है कि हम अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज एक्सेस कर सकें? बिल्कुल, अगर आपके लिए ज़रूरत है, अगर आपको इस क्षण में उसको एक्सेस करके कोई हेल्प मिलेगी तो वो ज़रूर खुलेंगी। अगर उसका हेल्प नहीं है तो फिर वो नहीं खुलेंगी, क्योंकि हम मेडिटेशन में वो चीज़ें पाते हैं जो हमारे वास्तविक हित के लिए हों। वो नहीं कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये ला दो, तो ये नहीं होगा। एक मेरे जानने में थे, मैं भैया थे, उनको मेडिटेशन में वो सुबह-सुबह उनको बैठने का मन करता था, बैठ जाते थे और उनको लाइट्स दिखती थी, कुछ विजन्स आते थे। उसके पीछे क्या रीज़न है सर? तो देखिए, हमारा ना एक्चुअली एक ये स्थूल शरीर है, एक हमारा स्थूल शरीर हमारा स्थूल जगत में रहता है, ये जो ग्रॉस वर्ल्ड है हमारा। एक हमारा सूक्ष्म बॉडी है, वो सटल प्लेन में रहता है, एक सटल प्लेन है उसमें रहता है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम स्थूल से सूक्ष्म में ट्रांसलेट होने लगते हैं, क्योंकि आपको ये बॉडी बहुत हैवी हो जाएगी कई लोगों की, और आपके अंदर आपको अपना सूक्ष्म तत्व फील होता है। सूक्ष्म तत्व यानी कि जो बहुत फेदर लाइट हो। ये बॉडी के साथ सारी आपकी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं दुनिया की, पर उस अवस्था में आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती। तो वो आप एक सूक्ष्म अवस्था में जब आप चले जाते हैं तो आप क्या होता है, आप सूक्ष्म प्लेन में चले जाते हैं, जिसको हम सटल प्लेन कहते हैं। ये जो ट्रांजिशन होता है ना, स्थूल से सूक्ष्म में या ग्रॉस प्लेन से सटल प्लेन में, जब ये ट्रांजिशन होता है तो लोगों को लाइट्स दिखती हैं। अच्छा। उस समय में लाइट्स दिखेंगी, क्योंकि ये ट्रांजिशन प्लेन होता है। ट्रांजिशन प्लेन में क्या होता है, आपको ज्योमेट्रिक फिगर्स दिखेंगी या बहुत सारा लाइट आपको फील होता है, क्योंकि आप लाइट बॉडी बन रहे हैं। यू आर नॉट ग्रॉस बॉडी, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं लाइट बॉडी में। तो जो बनेंगे तो वो आपको एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को लाइट एक्सपीरियंसेस होती हैं, अलग अलग तरह की लाइट्स एक्सपीरियंसेस होती हैं। कईयों को चक्रास से रिलेटेड लाइट्स एक्सपीरियंसेस होती हैं। तो ये सब एक्सपीरियंसेस हैं उनको बताने के लिए कि आप ये शरीर नहीं है, आप इस शरीर से बहुत ज़्यादा हैं। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर एब्सोल्युटली एनर्जी और लाइट। तो इसीलिए हमें ये अनुभव आते हैं। सर, ऐसा देखते हैं कि मेडिटेशन में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों को कि उनकी सोल ने बॉडी को छोड़ दिया और वो निकल गई बॉडी से। ये किस तरह से इसको समझा जा सकता है? जी, देखिए, बहुत सारे एग्ज़िट पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, और वो एग्ज़िट पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं हमारी एवोल्यूशन के बेसिस पे, कि हम जीवन को कैसे जिए हैं, उसके बेसिस पे हमारा एग्ज़िट पॉइंट अवेलेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस से जिया हो, तो उसका जो एग्ज़िट पॉइंट्स होते हैं ज़्यादातर उनका एनल रीजन होगा, या यूरिन पास हो जाता है जब उनका डेथ होता है, स्टूल पास हो जाएगा, डेफिकेशन होता है या यूरिनेशन हो जाएगा। तो वो एक तरीका है उनको बताने का कि इस तरह से बॉडी ने एग्ज़िट किया। वहीं कई लोग होते हैं जिनके यहाँ पे माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, या यहाँ पे सॉफ्ट हो जाता है। जब डेथ होती है तो यहाँ बहुत सॉफ्ट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अच्छा। तो ये एक तरीका होता है कि वो अपर रीजन से कहीं ना कहीं एग्ज़िट किए, और ये डिफ़ाइन करता है कि उन्होंने अपने जीवन में साधना करी है या एक एक गुड एस्पेक्ट से जिए हैं। तो ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि एग्ज़िट डोर आपके लेवल ऑफ एवोल्यूशन से डिफ़ाइन होता है। तो सर, अगर ये सोल जैसे बॉडी को, जो लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये क्या अलग रैम से
ये सोल कनेक्ट हो रही है इसलिए हो रहा है, या क्या रीज़न है इसके देखिए, पीछे? आउट ऑफ बॉडी ज़रूरी नहीं है कि अलग रेल्म से क्रिएट करें। आपको आउट ऑफ बॉडी ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे बैठे हो और आप आउट ऑफ बॉडी गए और साथ वाले कमरे में आप जाके देख रहे हो कि क्या हो रहा है। अच्छा। अब वो है हमारी रेल में ही, पर आपको पता चल सकता है कि साथ वाले कमरे में। इनफैक्ट आई हैव अ फ्रेंड, उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, तो वो हॉस्टल में वो साथ वाले अपने फ्रेंड के रूम में गया और उसने कहा कि तुम ये बुक पढ़ रहे हो। तो बाद में उसने उसको बताया कि तू ये बुक पढ़ रहा है। उसने बताया कि फ्रेंड ने बताया कि तुझे कैसे पता, कि मैंने आके देखा था। अच्छा। तो ऐसा सब कुछ अवेलेबल है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस रेल्म से रिलेटेड नहीं है, सब जगह पे हो सकते हैं। आपका जितना ईंधन होगा, जैसी आपकी एनर्जी होगी, उस तरह के रेल्म में आप खींचते चले जाओगे। जैसे अगर गाड़ी में एक्स लीटर तक का पेट्रोल है तो वो एक्स किलोमीटर ही जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी बॉडी में खूब सारी एनर्जी है, ध्यान क्या करता, आपकी एनर्जी को बढ़ा देता, और उस अवस्था में सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, आपके नाभि से बाहर निकलता है। जैसे आपने देखा होगा भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को पद्मनाभ भी कहा जाता है। पद्म यानी कि लोटस, नाभ यानी कि सेंटर। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज पद्मनाभ। ओके, हमारा भी नाभि हमारे पूरे शरीर का सेंटर है। तो आत्मा यहीं से कनेक्ट होती है, मतलब जुड़ी रहती है? सटल बॉडी। तो यहाँ से जब हमारी जो सटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी जिसको आप कहते हैं, आउटर बॉडी होता है, तो वो यहाँ से निकलती है और उसे एक डोर पकड़ के रखती है। उस डोर को हम कहते हैं सिल्वर कॉर्ड। सिल्वर कॉर्ड। जैसे कमल को ब्रह्मा जी बैठे हैं और उसके नीचे एक डंडी है जो नाभि में जा रही है, तो वो डंडी क्या है, वो डोर है। तो वो डोर उस सटल बॉडी को पकड़ कर रखती है। वो अलग अलग रेल्म्स में जा सकती है, आस के पास में मम्मी पापा को मिलने के लिए अपने घर गांव जा सकती है। जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से वो करेगी। हायर प्लेन्स में भी जा सकती है, अपने मास्टर्स, अपने गाइड से मिलने जा सकती है, अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को इनकाउंटर करने के लिए जा सकती है, अपने गाइड से डायरेक्ट नॉलेज लेने के लिए जा सकती है, डायमेंशन से अनरिटन अनसेड नॉलेज डायरेक्ट ले सकती है सोर्स से। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है बेस्ड ऑन कि आप कितना ईंधन लेकर अपने अंदर चल रहे हो। और जब आपका वो लर्निंग हो जाता है तो फिर वो वापस आ जाती है। अगर शरीर में कोई डर आता है तब भी वो चीज़ फटाफट अंदर खिंच जाती है। डेथ के समय में क्या होता है, सटल बॉडी निकलती है पर ये डोर नहीं होती है। अच्छा। ये डोर कट जाती है क्योंकि आपको शरीर में अब वापस नहीं आना। आउट ऑफ बॉडी में ये डोर हमेशा बनी रहती है और ये इंटैक्ट रहती है। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर हम शरीर से बाहर चले गए तो हम शरीर में कैसे आएंगे, ऐसे नहीं होता। सटल बॉडी की जो ये सिल्वर कॉर्ड होती है आपको हमेशा पकड़ कर रखती है, और जब अगर बॉडी में डर आता है या हमें लगता है कि बस इनफ, तो वो अपने आप ही शरीर में वापस खिंच जाती है। कुछ लोगों के साथ में जैसे इंसिडेंट होते हैं अचानक से, तो उनको फील होता है कि उनकी सोल ने उनकी बॉडी को छोड़ दिया है, वो किसी एस्ट्रल बॉडी में चले गए हैं और बॉडी से बाहर सिल्वर कॉर्ड अटैच है जैसे आपने बोला। तो ये किसी सिद्धि की वजह से हो रहा है या फिर ये अचानक से होता है ये सडनली? सबके साथ हो सकता है। अच्छा। डिफरेंस क्या है, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। जैसे हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में गुजारते हैं। अच्छा। हम सब सोते हैं और मोस्टली हम सब सोते हुए एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। रियली? ऑल ऑफ अस बाय डिफ़ॉल्ट। वो हमें कॉन्शियस नहीं है तो वो हमें पता नहीं चलता, पर जो व्यक्ति कॉन्शियस होगा, जो अवेयरनेस से स्लीप स्टेट में जाएगा, उसको ये याद रहेगा कि वो कैसे बॉडी से निकलता है और कैसे बॉडी में वापस आता है। तो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस सबके साथ होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिद्धि हो। सिद्धि वहाँ है अवेयरनेस की। कौन कॉन्शियसली कर रहा है, कौन अनकॉन्शियसली कर रहा है। जैसे कई लोगों को एक्सपीरियंस होता है रात में वो जैसे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर वो मूव नहीं कर पा रहे हैं और उनके ऊपर कुछ हैवी फील होता है उनको। इस समय में लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत, कोई गोस्ट एनर्जी उनको फील होती है, पर ये एक स्लीप पैरालिसिस की अवस्था होती है। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, आपकी बॉडी इतनी हैवी हो जाती है ताकि आपकी सटल बॉडी बाहर निकल पाए, क्योंकि अगर ये बॉडी स्थिर नहीं होगी तो सटल बॉडी बाहर नहीं आती। तो स्लीप पैरालिसिस भी एक अवस्था होती है कि आपका एस्ट्रल बॉडी या सटल बॉडी एक्टिवेट करने का। तो इसलिए लोगों को ये चीज़ें क्योंकि हमें समझाया नहीं, हमें बताया नहीं, हमने अनुभव नहीं किया, तो हम इसे अलग तरीके से ले लेते हैं। पर ये एक्सपीरियंसेस होते हैं। बात वही है कि हम कॉन्शियस हैं या अनकॉन्शियस हैं। सर, जब सोल बॉडी चेंज करती है तो क्या सोल
सब कुछ रिव्यू करती है जो कुछ भी हो रहा है, और वो अपना नेक्स्ट पार्ट डिसाइड भी करती है? देखिए, रिव्यू जो होता है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे फॉर अच्छा। एग्जांपल, आपने कोई संदूक रखा है। अब संदूक में आपने बहुत सारे कपड़े डाले हैं। अब आपको वो संदूक वापस करना है। आप क्या करोगे? कपड़े निकाल के वापस करोगे, क्योंकि संदूक आपसे बिलोंग नहीं करता। तो मेमोरीज भी हमारा यही है, हम एक संदूक की तरह हैं। ये संदूक अब वापस करना है डेथ के मोमेंट पे, तो मेमोरीज क्या करेंगी? आपके सटल प्लेन में जाएंगी, और जब वो मेमोरी सटल प्लेन में जाती हैं तो वो एक रिव्यू की तरह हमें फील होती हैं, क्योंकि जो मेमोरी पहले होगी वो सबसे नीचे होएगी, ऐसे ऐसे करके वो स्टैक बनता जाएगा। तो वो एक पिक्चर की तरह हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। जो रिव्यू एक मतलब कि एक नेचुरल है, वो तो होगा ही होगा। जैसे क्योंकि जो हमने लिया, जब हम उसको वापस करते हैं तो जो सटल प्लेन पे पड़ा है वो हमें नेचुरली दिखता है। तो रिव्यू के बेसिस पे हमारे अंदर फिर भाव जागते हैं कि ये मेरा इनकम्प्लीट है, या ये मुझे लेन देन वापस अभी पूरा करना है, ये मेरा प्रोसेस्ड नहीं है, ये मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है। जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली एक इच्छा जागती है, क्योंकि जब मुझे लगता है हाय मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, तो क्या होगा? इच्छा जागेगी उसको एक्सपीरियंस करने की। और जब जैसे ही इच्छा जागेगी तो नया जन्म भी, नया शरीर भी आप लोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक कीड़ा है, कीड़े ने खा खा के सारा पत्ता ख़त्म कर दिया। उसे लगे हाय मैं अभी भी भूखा हूँ, तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट पत्ते पे चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही उसकी डिज़ायर जागती है, जैसे ही हमारी भी डिज़ायर जागती है, हम एक शरीर को पिक करते हैं, और उस शरीर को जहाँ हमने छोड़ा वहीं से हम शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका बॉडी एक हार्डवेयर है, आपका माइंड एक सॉफ्टवेयर है, और आपके लास्ट डाइंग थॉट्स आपकी लास्ट ओपन फाइल है, जिसको आपने अभी काम किया और आज दिन के एंड में आप बंद करोगे। जब सुबह लैपटॉप खोलोगे तो सबसे पहले वही फाइल खुलेगी। यस। ठीक इसी प्रकार से। अच्छा। तो जब हमारा जहाँ फिनिश हमने छोड़ा होता है, वहीं से ही हम नेक्स्ट एसेंस को, तो ये मेरा अनफिनिश्ड है, इसी डिज़ायर को ध्यान में रखते हुए मैं नेक्स्ट लाइफ टाइम का जो एक स्टेज है उसे सेटअप करता हूँ, ताकि इसको मैं फुलफ़िल करूँ और इससे आगे चला जाऊँ। तो सोल ये इसलिए पिकअप नहीं करती ताकि ये एक्सपीरियंसेस ले और वो खुश हो जाए। सोल इसलिए पिकअप करती है ताकि इसको जानने के बाद उसे पता चलेगा वास्तविकता में क्या मैं क्या हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ के पीछे बहुत भागते रहते हो, मुझे ये चाहिए। जब आप उसको पा लेते हो, अंत में आपको लगता है बस यही करना था मैं, तो आपको वास्तविकता में समझ आता है कि मैं ये आडंबर को ढूंढ रहा हूँ या मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। तो इस एक्सपीरियंस से सोल एक्सटर्नल से इंटरनल जाना शुरू कर देती है, बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है, और यही फिर एवोल्यूशन की व्यवस्था हम एक जन्म से दूसरे जन्म तक लेकर जाते हैं। तो इंटरनली फिर हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? टू नो दाई सेल्फ, कि हम खुद को जाने। आत्मा इसलिए शरीर पे आती है क्योंकि जानती तो है वो कि मैं आत्मा हूँ, पर जी नहीं रही ना वैसे। तो जीने के लिए हम अनुभव इकट्ठे करते हैं, ताकि उस अनुभवों से हम जान पाएँ कि ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, ना मैं दिन हूँ मैं ना रात हूँ, मैं ना बुढ़ापा हूँ मैं ना जवानी हूँ, मैं ना हेल्थ हूँ ना मैं इलनेस हूँ। मैं वो हूँ जो दोनों से स्थिर होकर जा रहा है, जो दोनों से होकर जा रहा है। इस तरह से हम जागते हैं। सर, अभी जैसे आपने बोला कि हमें ये नहीं पता होता कि हम किस पर्पस के लिए हैं। जो पर्पस हमें दिख रहा है उसके लिए है, या इससे बड़ा भी कोई पर्पस हमारे सामने है। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर जैसे हाईली इवॉल्व्ड सोल्स एक बिगर पर्पस के लिए आती हैं, तो जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि अगर उनका जो पर्पस है लाइफ का, जो वो सोच रहे हैं वो नहीं है, उससे बड़ा है, और वो एक हाईली इवॉल्व्ड सोल्स है? क्या इसके कुछ साइंस होते हैं, संकेत होते हैं? जी देखिए, हम सबका एक इंडिविजुअल पर्पस है और हम सबका एक कलेक्टिव पर्पस भी है। इंडिविजुअल पर्पस बड़ा ज़रूरी है। इंडिविजुअल पर्पस क्या है? खुद को जानना। जी। जो व्यक्ति खुद को जानने के लिए प्रयास लगाता है, जो उस मार्ग पर चलता है, कलेक्टिव अपने आप खुलेगा। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता। मैं कहूँ कि मैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए बैठा हूँ, नहीं, मुझे केवल खुद को जानना है। मुझे अपने भीतर बैठे ब्रह्म के ज्ञान को लेना है। उस ब्रह्म के ज्ञान को जैसे जैसे मैं लेता जाऊँगा, वैसे वैसे कलेक्टिव भी मेरे लिए खुलता जाएगा, मेरी सेवा को लेने के लिए खुलता जाएगा। तो हम यहाँ पे बड़ी चीज़ें करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने आप का ध्यान रखने के लिए आए हैं। जितना अपने आप को जानेंगे, उतना आप एक, जैसे कहते हैं ना कि
मीडास टच, आप जहाँ जाएंगे फिर उसको आप सोना बना देंगे। ठीक उसी प्रकार से आपकी ऊर्जा जब आप अपने आप को जान लेंगे, आप जहाँ जाएंगे आप वही बिखेरेंगे और कुछ नहीं बिखेरेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इतना समय आपने दिया और इतना खूबसूरत डिस्कशन, मुझे बहुत एनलाइटन फील हो रहा है ना। आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी इक्वली एनलाइटन फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। जो डिवाइन सोल्स होती हैं उनकी चेतना किस स्तर पे काम करती है? क्या ऐसा भी होता है आज के समय में कि कुछ ऐसी सोल्स इस धरती पर मौजूद हैं जो एक बड़े पर्पस को सर्व कर रही हैं और वो लाइफ और बर्थ यानी पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम की साइकिल से जुड़ी हुई नहीं है, बंधी हुई नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए वो बार बार जन्म ले रही हैं। आज इन सभी बातों को हमने जाना है, इन सभी रहस्यों को हमने इस एपिसोड में खोला है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपका ऐसा कोई प्रश्न है जो आप चाहते हैं हम आने वाले एपिसोड्स में हितेश सर से लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए मुझे यानी अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।